किसी गांव में राजा नाम का एक आदमी अपनी पत्नी राजो के साथ रहता था। राजा की शादी को 8 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी राजो एक सरल स्वभाव की स्वस्थ और सुंदर महिला थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और चेहरे पर एक ममतामयी मुस्कान हमेशा सजी रहती थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब भी बोलती उसके शब्दों में सलीका और अपनापन होता। उसकी मौजूदगी से घर में एक अलग सा ठहराव और सुकून महसूस होता था। लेकिन अब तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई थी। राजा अपने बड़े भाई के साथ खेती बाड़ी करता था। दिन भर काम करके जब शाम को घर लौटता तो सूना सूना सा घर उसे काटने को दौड़ता। राजा के बगल में ही उसका बड़ा भाई रहता था। उसके 3 बच्चे थे जो दिन भर घर में गदर मचाए रखते थे। अपना अकेलापन दूर करने के लिए राजू अक्सर रूपा के बच्चों को बुला लेती और उनके साथ खुद भी बच्चा बनकर खेलने लगती। इन्हीं बच्चों के साथ वह अपना मन बहला लेती थी। एक दिन दोपहर के समय राजू आंगन में बैठी मोहल्ले के बच्चों के साथ हंसी खुशी खेल रही थी। उसकी मुस्कान में एक अनकही ममता थी जो उसके अंदर के खालीपन को थोड़ी देर के लिए भर देती थी। बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते थे। कभी उसकी गोद में चढ़ जाते, कभी उसके दुपट्टे से खेलते। तभी घर से अचानक रूपा की तेज आवाज आई। वो गुस्से में कांपती हुई बाहर निकली और बच्चों को डांटते हुए खींचकर अंदर ले जाने लगी। उसने बच्चों को पीटना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी, कितनी बार कहा है वहां मत जाया करो, तुम्हें समझ नहीं आता? वो औरत अपशगुन है, भूत प्रेत लगे हैं उसे, उसकी कोख सूनी है, बांझ है वो। तुम अपने ही घर के आंगन में खेला करो, वहां मत जाया करो। राजू ये सब सुनकर पत्थर सी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो चुप थी, जैसे ये शब्द पहले भी कई बार सुन चुकी हो। पर हर बार की तरह इस बार भी वो कुछ ना बोली, बस अकेले आंगन में बैठी उन खिलखिलाहटों की कमी को महसूस करती रही जो कुछ पल पहले तक उसके आसपास गूंज रहे थे। राजू यह सब देखकर बहुत उदास हो गई थी। उसने कौन कौन सी मनौती नहीं मानी थी। तमाम मंदिरों और पीर फकीरों के यहां माथा रगड़ आई थी। सोनपुर वाली काली माई के मंदिर की पुजारिन ने उससे न जाने कितने तिल और सरसों के तेल के दीपक जलवाए। हर बार कहती, दीप जलाओ बेटी, मां की कृपा बरसेगी। उधर रामपुर वाला फकीर हर बार एक नया टोना टोटकर लेकर आ जाता। मंत्र पड़े हुए पानी में न जाने क्या क्या मिलाता, कभी राख, कभी किसी कागज पर लिखे अजीब अक्षर घोलकर उसे पीने को कहता। वो हर बार विश्वास के नाम पर सब कुछ करती रही और वो हर बार चुपचाप 100-100 के नोट अपनी झोली में भरता रहा। उसे नहीं पता था कि उसकी उम्मीदों का ये सौदा सिर्फ उसके भोलेपन का फायदा था। इतना सब करने के बाद भी उसकी गोद सूनी ही रही। अब वह क्या करे? राजू का मन हुआ कि वह खूब जोर जोर से रोए। उसमें क्या कमी है जो उसकी गोद खाली है? उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? रूपा जो कह रही थी क्या सचमुच उसके घर में भूत प्रेत रहते हैं? लेकिन उसके साथ तो कभी कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, तो फिर कैसे वह यकीन करे? राजू फिर से सोच में पड़ गई। लेकिन रूपा तो कह रही थी कि भूत प्रेत ही मेरी गोद नहीं भरने दे रहे हैं। हो सकता है रूपा सच कह रही हो। इस घर में कोई ऊपरी साया है जो मुझे फलने फूलने नहीं दे रहा। नहीं तो रूपा की शादी भी मेरे साथ ही हुई थी। अब तक उसके 3 बच्चे हो गए और मेरा एक भी नहीं। कुछ तो वजह है। राजा जब खेत से लौटा तो राजू ने उसे अपने मन की बात बताई। सुनकर राजा ने उसे प्यार से समझाया और मुस्कुराते हुए कहा, राजू, ये सब वाहियात बातें हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रूपा भाभी अनपढ़ है, गंवार है। वे आंख मूंदकर ऐसी बातों पर यकीन कर लेती हैं। तुम चिंता मत करो, हम कल ही अस्पताल चलकर तुम्हारा और अपना भी चेकअप करा लेंगे। राजा भी बच्चा न होने से परेशान था। अगले दिन अस्पताल जाने के लिए वह अपने बड़े भाई के घर गाड़ी मांगने गया। जब बड़े भाई ने सुना कि राजा राजू को अस्पताल ले जाने वाला है तो उसने राजा को खूब डांटा। वह कहने लगा, अब यही बचा है, तुम्हारी औरत के शरीर को डॉक्टर हाथ लगाएगा,
उसे शर्म नहीं आएगी पराई मर्द से शरीर छुआने में? और तुम भी बेशर्म हो गए हो। अरे भैया, वहां लेडी डॉक्टर भी होती हैं जो केवल बच्चा जनने वाली औरतों को ही देखती हैं। राजा ने समझाने की कोशिश की। बड़े भाई कहाँ मानने वाले थे। वे बोले, चुप रहो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। गांव के ओझा से झाड़ फूंक कराओ, सब ठीक हो जाएगा। राजा चुपचाप खड़ा रहा। बड़े भाई ने कहा, आज ही मैं ओझा से बात करता हूं, वह दोपहर तक आ जाएगा। गांव की ढेरों औरतों को उसने झाड़ा है, वे ठीक हो गईं और उनके बच्चे भी हुए। भैया, ओझा भूत प्रेत के नाम पर लोगों को ठगता है। झाड़ फूंक से बच्चा नहीं होता, शारीरिक कमजोरी के चलते भी बच्चा नहीं होता। इसे केवल डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। राजा ने फिर समझाया, लेकिन बड़ा भाई नहीं माना। दोपहर को ओझा आ गया। राजा का बड़ा भाई भी उसके साथ था। राजा उस समय खेत पर गया हुआ था। घर में राजू अकेली थी। ओझा राजू को ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देखने लगा। राजू को वह मदारी की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में शैतानी चमक देखकर वह थोड़ी देर के लिए घबरा गई, लेकिन साथ में बड़े भैया थे, इसलिए उसका डर थोड़ा कम हुआ। ओझा ने हूं हां की आवाज निकाली और बड़े भैया की ओर मुड़कर बोला, इसके ऊपर चुड़ैल का साया है। यह कभी बंसवारी में गई थी? पूछो इससे। हाँ बहू, तुम वहां गई थी क्या? बड़े भैया ने पूछा। शाम के समय गई थी मैं, राजू ने कहा। वहीं इसने एक लाल कपड़े को लांग दिया था। वह चुड़ैल का रुमाल था। वह चुड़ैल किसी जवान औरत को अपनी चेली बनाकर चुड़ैल विद्या सिखाना चाहती है। इसने इसे लांगा है। अब वह इसे डायन विद्या सिखाना चाहती है। तभी से वह इसके पीछे पड़ी है। वह इसका बच्चा नहीं होने देगी। राजू यह सुनकर थर थर कांपने लगी। क्या करना होगा? बड़े भैया ने हाथ जोड़कर पूछा। पैसा खर्च करना होगा, मंत्र जाप से चुड़ैल को भगाना होगा, ओझा ने कहा। मंत्र जाप के लिए ओझा ने दारू, मुर्गा और हवन का सामान मंगवा लिया। अगले दिन से ही ओझा वहां आने लगा। जब वह राजू को झाड़ने के लिए आता तो रूपा भी राजू के पास आ जाती। एक दिन रूपा किसी जरूरी काम में उलझ गई और राजू के साथ ओझा के पास नहीं जा सकी। राजू घर पर अकेली थी। जब ओझा ने दरवाजा खोला और अंदर झांका तो उसकी निगाहें जैसे कुछ तलाश रही थी। रूपा नहीं आई? उसने पूछा। राजू ने शांत स्वर में बस ना में सिर हिला दिया। ओझा ने कुछ देर उसे घूरा, फिर बिना कुछ बोले अपने तंत्र मंत्र का सामान निकालने लगा। उसने पहले राख हवा में उछाली, फिर कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए राजू की ओर फेंकी। राजू चुपचाप उसके सामने जमीन पर बैठी थी, लेकिन ओझा की नजरों में अब कोई पूजा पाठ नहीं था। वो उसे अजीब निगाहों से घूर रहा था और फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर राजू को छूने की कोशिश की, राजू को अब समझने में जरा भी देर न लगी। वो फौरन बिजली की तरह उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा था। उसने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, जो तेरे मन में चल रहा है वो मैं भली भांति समझ रही हूं। मेरे ऊपर सच में कोई चुड़ैल सवार हो जाएगी अगर तू यहां से नहीं गया। चुपचाप उठ और चला जा यहां से, वरना तेरी सच्चाई मैं सबको बता दूंगी। राजू की आंखों में आग और आवाज की दृढ़ता देखकर ओझा एक पल के लिए घबरा गया, फिर बिना कुछ कहे हड़बड़ाकर अपना सामान समेटा और उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। उसी समय रूपा आ गई। उसने सुन लिया कि राजू ने अभी अभी अपने ऊपर चुड़ैल सवार होने की बात कही है। रूपा नहीं चाहती थी कि राजू को बच्चा हो। उसके दिमाग में यह चल रहा था कि अगर राजू और राजा के बच्चे नहीं होंगे तो सारी जमीन जायदाद उसके बच्चे की हो जाएगी। राजा के बड़े भाई के मन में ऐसा खोट नहीं था। वह चाहता था कि राजा और राजू के बच्चे हों। उन्होंने राजू को चुड़ैल अपनी चेली बनाना चाहती है, यह बात गांव वालों से छिपाकर रखी थी। लेकिन रूपा जानती थी, उसकी जुबान बहुत चलती थी। उसने इस राज को गांव की औरतों के बीच खोल दिया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि राजू बच्चा होने के लिए रात के अंधेरे में चुड़ैल के पास जाती है। अब तो गांव की औरतें राजू से कतराने लगीं और उसके सामने आने से बचने लगीं। राजू कुछ पूछती भी तो वे उससे सीधे मुंह बात न करती और कन्नी काटकर निकल जाती।
पूरा गांव उसे शक की नजर से देखने लगा। राजू के बुलाने पर भी रूपा अपने बच्चों को उसके पास नहीं भेजती थी। 2-3 दिन से राजू के पड़ोसी रामू का बेटा बीमार था। रामू की पत्नी जो यह मान चुकी थी कि राजू डायन विद्या सीख रही है, अपने बेटे को गोद में उठाई तेज आवाज में चिल्लाती हुई राजा के घर में पहुंची। वह चीखते हुए बोली, कहाँ है रे राजू डायन? तू डायन विद्या सीख रही है ना? ले, मेरा बेटा बीमार हो गया है, इसे तूने ही निशाना बनाया है। अगर अभी इसे ठीक नहीं किया तो मैं पूरे गांव में तेरा मुंह काला करवाऊंगी। शोर सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक पड़ोसन फूलकली कहने लगी, राजू ने ही बच्चे पर कुछ किया है, नहीं तो कल तक वह भला चंगा खा पी रहा था। यह सब इसी का किया धरा है। दूसरी पड़ोसन सुखिया बोली, राजू को सबक नहीं सिखाया गया तो वह गांव के सारे बच्चों को इसी तरह मारकर खा जाएगी। राजू घर में अकेली थी। औरतों की बातें सुनकर वह डर से रोने लगी। वह खुद को कोसने लगी, क्यों नहीं उनकी बात मानकर अस्पताल चली गई। जेठ जी के कहने में आकर ओझा से इलाज कराना चाहा, मगर वह तो एक नंबर का घटिया इंसान था। अगर मैं उसकी चाल में फंस गई होती तो राजा को मुंह दिखाने के लायक भी न रहती। बाहर औरतें उसे घर से निकालने के लिए दरवाजा पीट रही थीं। तभी राजा खेत से लौट आया। अपने घर के बाहर जमा भीड़ देखकर वह डर गया। फिर हिम्मत करके उसने पूछा, क्या बात है भाभी? राजू को क्या हुआ है? तुम्हारी औरत डायन विद्या सीख रही है। गांव की चौपाल पर अचानक रामधनी काकी की कड़क आवाज गूंजी, ये देखो किसना को क्या हाल कर दिया है। 4 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, बदन सूख गया है और आंखें उल्टी घूम रही हैं। यह सब उसी डायन राजू ने किया है। गांव में एकदम सन्नाटा छा गया। लोगों की निगाहें राजू की झोपड़ी की ओर मुड़ गईं। कोई फुसफुसाने लगा, कोई पत्थर उठाने को तैयार था। उसी वक्त राजा वहां पहुंचा। उसकी आंखों में आग थी। वो पूरे गांव को घूरता हुआ गरजा, खबरदार, किसी ने भी राजू पर उंगली उठाई तो मैं एक एक को अपने हाथों से मार डालूंगा। वो मेरी जीवन संगिनी है, मेरी पत्नी है, और मैं जानता हूं कि वो कैसी है। उस पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम सब क्या साबित करना चाहते हो? किसी में हिम्मत है तो आज राजू पर हाथ उठाकर देख ले। गांव वाले सहम गए। राजा ने उसी गुस्से में भीड़ में खड़ी रूपा की कलाई पकड़कर उसे सामने खींच लिया। यह सब इसी का किया धरा है। बोलो भाभी, तुमने ही गांव की औरतों को यह सब बताया है। मत जुटलाना अब। सरोजन चाची ने मुझे सब कुछ बता दिया है। रूपा कांप उठी। जैसे ही उसकी निगाहें सरोजन चाची पर पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। सरोजन चाची चुपचाप खड़ी थी, पर उनकी नजरें सच्चाई की गवाही दे रही थीं। रूपा ने थरथराते होंठों से अपना गुनाह कबूल कर लिया। मैंने ही सबको भड़काया था। माफ कर दो भैया, माफ कर दो राजू। तभी राजा ने अब गुस्से से उस ओझा को बुलवाया। मक्कार, धोखेबाज, तंत्र मंत्र के नाम पर औरतों की इज्जत से खेलने वाला, तेरी असली जगह अब गांव नहीं जेल की सलाखें हैं। ओझा की हालत देखकर लगता था जैसे उसकी सारी हिम्मत राख हो चुकी हो। वो कांप रहा था। उसका झोला नीचे गिर चुका था और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। दूर खड़े बड़े भैया, जो कभी राजू को ओझा के पास ले जाने की सलाह देने वाले पहले इंसान थे, अब चुपचाप खड़े थे। उनकी निगाहें जमीन पर झुकी थीं और चेहरा पछतावे से भीगा हुआ था। शायद अब उन्हें समझ आ चुका था कि अंधविश्वास की आग में झोंकना किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना होता है। राजू चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी खामोशी आज सबसे ऊंची आवाज बन चुकी थी। उस पर लगे झूठे कलंक का पर्दाफाश हो चुका था। उस दिन सिर्फ एक औरत नहीं, एक इंसान की सच्चाई और आत्मसम्मान ने पूरे गांव को आईना दिखा दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद।